सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं द एडवेंचर के बारे में। और द एडवेंचर जो है वो वास्तविकता का एडवेंचर है, बिल्कुल वैसा ही एडवेंचर जैसे आप और मैं महसूस करते हैं कई दिनों पर। कि कई बार हम रात को सोते हैं, सपना देखते रहते हैं और जब हम सपना देख रहे होते हैं हमें सारी चीजें हकीकत लगती है, लेकिन वापस उठने के बाद जैसे हम सो के उठते हैं तो हमें लगता है कि यार वो सपना था या हकीकत थी। और अगर सोचिए ऐसा किसी इंसान के साथ हो कि वो सपने और हकीकत में अंतर ही ना कर पाए कि भाई वास्तविकता में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, तो कैसा होगा। तो गाइज ऐसा ही एक शानदार, लाजवाब और बहुत ही रहस्यमयी चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द एडवेंचर। तो आइए गाइज अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ एक्सप्रेशंस मिलते हैं। ब्लो बाय ब्लो अकाउंट, डे फैक्टो, मोरल बूस्टर, एस्ट्यूट, रिलेगेटेड टू, डॉक्टरेट अकाउंट्स, पॉलिटिकल एक्यूमेन और गेव वेंट टू। तो ये गाइस एक्सप्रेशंस हैं जो हम चैप्टर में ढूंढेंगे, पता लगाएंगे कहां पर कौन सा एक्सप्रेशन आया है, चैप्टर में ये शब्द क्या अर्थ दे रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो द जीजामाता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द पुणे बॉम्बे रूट। तो जीजामाता एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है जो बहुत ही तेज गति से चल रही थी बॉम्बे पुणे रूट पर, मार्ग पर। कंसिडरेबली फास्टर देन द डेक्कन क्वीन। अगर हम देखें तो काफी ज्यादा तेज चल रही थी डेक्कन क्वीन नाम की जो रेलगाड़ी है उससे। देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आउटसाइड पुणे। पुणे के बाहर कोई भी औद्योगिक नगर नहीं है जहां पर उद्योग स्थापित हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, कंपनियां बनी हुई हो, ऐसा नहीं था। द फर्स्ट स्टॉप लोनावला केम इन 40 मिनट्स। तो पहला स्टॉप जो था लोनावला वो 40 मिनट में ही आ गया। द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही न्यू। ही न्यू किसके लिए कहा गया है? जो हमारा मेन व्यक्ति है जिसके बारे में पूरी कहानी सुन रही, आगे आएगा। घाट का जो सेक्शन था, घाट भी एक जगह का नाम है, घाट सेक्शन जो है वो भी आ गया उसके बाद ही। उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, उसमें कुछ भी अंतर नहीं पड़ा, जैसा कि वह जानता था कि भैया लोनावला के बाद घाट सेक्शन आएगा। The train stopped at करजात ओनली ब्रीफली। करजात नामक जगह पर ट्रेन बस थोड़ी सी देर के लिए रुकी एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड, और आगे बढ़ती रही और ज्यादा तेज गति से। इट रोड थ्रू कल्याण, और वह बहुत तेज आवाज, रोर का मतलब होता है दहाड़ना वैसे तो, लेकिन यहां पर क्या है, बहुत ही तेज आवाज, खटक 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 खटक, ऐसी तेज आवाज करती हुई वह कल्याण नामक स्टेशन से गुजरी। मीनवाइल इसी बीच में द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गायतोंडे। अब यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोफेसर गायतोंडे की हमारी मेन कहानी है। तो प्रोफेसर गायतोंडे का जो तेज चलता हुआ दिमाग था, हैड अराइव्ड एट अ प्लान ऑफ एक्शन इन बॉम्बे, कि भाई वह बॉम्बे जाकर के क्या क्या करने वाला है इसकी प्लानिंग वह करने लगे। उनके दिमाग में एक योजना बन गई कि बॉम्बे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, कैसे करूंगा, किससे मिलूंगा, कहां मिलूंगा, ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थी। इंडीड निश्चित तौर पर एज अ हिस्टोरियन, एक इतिहासकार के तौर पर, ही फेल्ट ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर, एक इतिहासकार के तौर पर उन्होंने महसूस किया कि उन्हें इस प्लान के बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। ही वुड गो टू अ बिग लाइब्रेरी, उन्होंने सोचा कि एक बड़ी सी लाइब्रेरी में जाएंगे, पुस्तकालय में जाएंगे, एंड ब्राउज थ्रू, और वहां पर पुस्तकों को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे कौन कौन सी पुस्तकें लगी हुई है, कौन कौन सी उनके काम की है, या कौन सी नई किताबें आई है, उसे ब्राउज करेंगे। ठीक है, दैट वॉज द श्योरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर वॉज रीच्ड, और निश्चित तौर पर यही सबसे शानदार तरीका था कि वे पता लगा सके, फाइंडिंग आउट का मतलब वे पता लगा सके कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है वो, यानी दुनिया आज जैसी है, जिस तरह की है वैसी उस तरह की क्यों हुई है। तो यहां पर अगर वे जाकर के इतिहास पढ़ेंगे कि इतिहास में भाई पहले मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद अंग्रेज चले गए, हमें स्वतंत्रता मिल गई, तो आज दुनिया जैसी भी दिखाई देती है, आज भारत जैसा भी दिखाई देता है, वह ऐसा क्यों दिख रहा है उसके बारे में उन्हें शॉर्ट पता चल जाएगा। ठीक है, ही ऑल्सो प्लान्ड इवन एक्चुअली, अंततः उन्होंने ये भी प्लान किया टू रिटर्न टू पुणे एंड हैव अ लॉन्ग टॉक विथ राजेंद्र देश पांडे। उन्होंने ये भी तय किया कि वहां से वो वापस लौट आएंगे और वापस पुणे लौट करके वे लंबी चौड़ी वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे राजेंद्र देश पांडे के साथ। ये नाम याद रखना, लास्ट में आएगा वापस।
who would surely help him understand what had happened, जो कि निश्चित तौर पर उनकी मदद करेंगे कि भाई वे समझ सकें कि क्या घटनाएं हुई थी। That is assuming, ये मानकर चलते हुए, that in this world there existed someone called राजेंद्र देशपांडे। इससे वह ये मानकर चल रहे थे कि इस दुनिया में वास्तविकता में कोई व्यक्ति है जिसका अस्तित्व है, जो अस्तित्व में था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम था राजेंद्र देशपांडे। अब यहां पर एक छोटा सा हमें हिंट मिल गया, राजेंद्र देशपांडे से मिल करके सारी बातचीत करेंगे पुणे आकर के, पर राजेंद्र देशपांडे वास्तविकता में कोई इंसान इस संसार में है भी कि नहीं, ये सोचने वाली बात है जो हम अंत में सोचेंगे। द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड द लॉन्ग टर्नल, तो एक लंबे से टर्नल यानी कि सुरंग के बाद ट्रेन रुकी। इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद, ये एक छोटा सा स्टेशन था जिसका नाम था सरहद। एंड एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म, अब यहां से गड़बड़ हो जाएगी शुरू। एक एंग्लो इंडियन मतलब कि जो भारतीय मूल का हो वह यूनिफॉर्म पहनकर बैठा हुआ था। वेंट थ्रू द स्टेशन चेकिंग परमिट्स, और वह पूरी ट्रेन से होकर गुजर रहा था, यानी ट्रेन में सबके टिकट चेक कर रहा था। दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिन, और यही वह स्थान था जहां से, यही वह समय था जहां से ब्रिटिश राज शुरू हुआ था। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रिज्यूम, खान साहेब आस्क्ड। अब खान साहब जो पास में बैठे थे उन्होंने प्रिज्यूम करते हुए कहा, आई प्रिज्यूम मतलब उन्होंने अंदाजा लगाते हुए कहा, कि उन्होंने कहा मुझे लगता है तुम पहली बार शायद ट्रेन से जा रहे हो, ठीक है। यस, द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट, और ये जो हमारे भाई साहब हैं गायतोंडे साहब, इन्होंने कहा हाँ, यस में उन्होंने जवाब दिया, और ये वास्तविक रूप से सच्ची बात थी, यानी कि वह पहली बार ही उस ट्रेन से जा रहे थे। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर, गंगाधर पंत जो है वह कभी भी पहले बॉम्बे नहीं गया था। ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछने का साहस किया। एंड खान साहब, हाउ विल यू गो टू पेशावर, कि आप पेशावर कैसे जाएंगे। तो ये उस समय की बात चल रही है जिस समय पे भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश नहीं थे, एक ही देश का हिस्सा थे। दिस ट्रेन गोज टू द विक्टोरिया टर्मिनस, यह ट्रेन जो है वह विक्टोरिया टर्मिनस में जाएगी। टर्मिनस वो जगह होती है जहां पर बहुत सारी लंबी दूरी पर जाने वाली ट्रेन मिलती है। आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टुनाइट आउट ऑफ सेंट्रल, तो सेंट्रल एरिया जो है या सेंट्रल जो स्टेशन है वहां से मैं एक फ्रंटियर मेल लूंगा जो आज रात को निकलने वाली है। हाउ फार डज इट गो, वह कितनी दूर तक जाएगी। बाय वॉट रूट, और कौन से रूट से, कौन से मार्ग से जाएगी। तो वे बताते हैं बॉम्बे टू दिल्ली जाएगी, देन टू लाहौर एंड देन पेशावर, कि उस ट्रेन का जो रूट है वो पेशावर तक है। बॉम्बे हम लोग खड़े हैं, बॉम्बे हम लोग जा रहे हैं, बॉम्बे से मैं ट्रेन पकड़ूंगा, वहां से वो ट्रेन जाएगी दिल्ली, दिल्ली से जाएगी लाहौर, लाहौर से जाएगी पेशावर। अ लॉन्ग जर्नी, आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो, ये एक बहुत ही लंबी यात्रा है, मैं पेशावर पहुंचूंगा परसों। डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या होता है, परसों जाकर के मैं पेशावर पहुंच जाऊंगा। देयर आफ्टर, उसके बाद खान साहिब स्पोक अ लॉट अबाउट हिज बिजनेस एंड गंगाधर पंत वॉज अ विलिंग लिसनर, अब ये गंगाधर पंत जो है ये यात्रा कर रहा है। देयरफॉर, इसके बाद खान साहब जो है वो बहुत सारी बातें कर रहे थे अपने व्यापार के बारे में, और गंगाधर पंत जो है वह एक विलिंग लिसनर था, वह जानबूझकर मतलब वह सुनना चाहता था कि भाई खान साहब क्या क्या बातें बता रहे हैं। फॉर इन दैट वे, इसलिए इस तरीके से, ही वॉज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ इन दिस इंडिया, इस तरीके से वे अपने जीवन का कुछ स्वाद जानकारी के रूप में प्राप्त कर पाए इस इंडिया के अंदर। दैट वॉज सो डिफरेंट, जो कि बहुत ही अलग था। द ट्रेन नाउ पास थ्रू द सबर्बन मतलब उपनगर बोलते हैं ना, सबर्बन एरियाज मतलब नगरों के आसपास, बड़े बड़े नगरों के आसपास जो कस्बे बसे हुए होते हैं वहां से ट्रेन गुजर रही थी। रेल ट्रैफिक, उस रेल ट्रैफिक से द ब्लू कैरियज कैरियड द लेटर्स GBMR ऑन द साइड, और ब्लू कलर के जो कैरिजेस का मतलब होता है जो ऐसे होते हैं ना ट्रेन के डब्बे, उनके अंदर लेटर्स थे और दूसरी चीजें दूसरी साइड रखी हुई थी, GBMR इत्यादि। अब GBMR क्या है, तो ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपोलियन रेलवे, एक्सप्लेन्ड खान साहब ने एक्सप्लेन करते हुए बताया। GBMR का मतलब ये है, सी द टाइनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरिज, क्या तुम देख सकते हो कि हर छोटा सा, यूनियन जैक क्या है, यूनियन जैक झंडे का नाम है, इंग्लैंड के झंडे का नाम क्या है, यूनियन जैक है, जो कि पेंट किया गया है हर बग्घी, हर
ट्रेन के डब्बे के साइड में, अ जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी, एक सज्जनता पूर्वक याद दिलाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग ब्रिटिश एरिया के अंदर, ब्रिटिश क्षेत्र में या ब्रिटिश इलाके में हैं। द ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर, और ट्रेन जो है वो धीरे होने लगी, स्लो होने लगी दादर के आगे जाकर, एंड स्टॉप्ड ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन, और केवल अपने गंतव्य यानी कि जो मेन जिस जगह पर उस ट्रेन को पहुंचना था केवल वहीं जाकर के रुकी, जिसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनस। अभी अभी हमने बात की थी। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट, मतलब बहुत ही अद्भुत तरीके से वह रेलवे स्टेशन बहुत ही साफ सुथरा था, क्लीन था। एंड द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज, तो पारसी समुदाय के लोग और एंग्लो इंडियन लोग जो हैं वे वहां पर ज्यादातर स्टाफ के रूप में थे, वहां पर लोग काम करने वाले लोगों के रूप में थे। अलॉन्ग विद अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, और उनके साथ थोड़े बहुत, हैंडफुल मतलब कहते हैं ना मुट्ठी भर, कोई भी चीज अपने को तुलनात्मक रूप से कम बतानी, मुट्ठी भर, तो मुट्ठी भर वहां पर लोग ब्रिटिश ऑफिसर्स भी थे। एज ही इमर्ज फ्रॉम द स्टेशन, जैसे वह स्टेशन से बाहर निकले, गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग, एंड एज ही इमर्ज फ्रॉम द स्टेशन, जैसे ही वे स्टेशन से बाहर निकले, गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एंड इम्पोजिंग बिल्डिंग। इम्पोजिंग का मतलब बहुत ही प्रभावशाली, लाजवाब, शानदार तरह की बिल्डिंग उन्हें दिखाई दी। द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम्ड इट्स आइडेंटिटी, और जो लेटर्स लिखे हुए थे उस पे, लेटर्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे अपन बोलते हैं ना क ख ग घ ABCD, ये लेटर जो है अल्फाबेट कह सकते हो आप, तो ये अल्फाबेट जो है ये प्रोक्लेम कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे इसकी आइडेंटिटी, इसकी पहचान को। टू दोज हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क, जो वे लोग जो बॉम्बे के बाहर से आए हैं और जो बॉम्बे के लैंडमार्क को नहीं जानते। लैंडमार्क का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा घर कहीं पर भी है, ओके, उसके आसपास कोई एक प्रसिद्ध स्थान होगा जिससे हमारा घर सबसे पास में होगा, तो उस चीज को, उस जगह को हम क्या कहेंगे, लैंडमार्क है। जैसे कि किसी भी गांव में कोई स्कूल होता है तो वो स्कूल उस गांव का एक लैंडमार्क है। भाई तुम्हारा घर कहाँ है, स्कूल के पीछे 2 गली छोड़ के, तो स्कूल तक तो व्यक्ति को आना ही है। कि वह गांव में किसी से ही पूछे कि ग्रामीण या सरकारी स्कूल कहाँ है, तो कोई भी उसे बता देगा फलानी जगह पे। तो ऐसी चीजों को लैंडमार्क कहा जाता है, यानी कि मुख्य या महत्वपूर्ण स्थल। ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ था ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी, यानी ये ईस्ट इंडिया हाउस था, हाउस का हेडक्वार्टर्स था ईस्ट इंडियन कंपनी का। प्रिपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मैनी शॉक्स, प्रोफेसर गायटोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस। अब देखो, कभी उसको प्रोफेसर गायटोंडे कहा जा रहा है तो कभी उसे गंगाधर पंत कहा जा रहा है ना, एक ही व्यक्ति है, लेकिन कभी उसे कह रहे हैं प्रोफेसर गायतोंडे और कभी उसे कह रहे हैं गंगाधर पंत, तो 2 नामों से उसे जाना जा रहा है। वह बहुत सारे शौक से यानी आश्चर्य के लिए तैयार थे प्रोफेसर गायतोंडे, जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, जो उनका अनुमान नहीं था। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन wound up shortly after the events of 1857, तो 1857 के अंदर जो क्रांति हुई थी, जो घटनाएं हुई थी, जो इवेंट्स हुए थे, उसके तुरंत ही बाद, यानी कि बहुत ही कम समय के बाद, तुरंत बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने अपना काम खत्म कर दिया था, वाउंड अप कर दिया था। एटलीस्ट आखिरकार, दैट इज वॉट हिस्ट्री बुक्स सेड, यही है जो हिस्ट्री बुक्स बताती हैं। येट हियर इट वॉज, और अभी मैं यहाँ हूं तो यहाँ से देख सकता हूं, नॉट ओनली अलाइव बट फ्लोरिशिंग, ना केवल जीवित है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक जीवित भी नहीं है बल्कि तरक्की भी कर रही है। सो हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न परहैप्स आफ्टर 1857, तो शायद इतिहास जो है उसने एक दूसरा मोड़ ले लिया है शायद तक 1857 के बाद। हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपेंड, ये कब हुआ और कैसे हुआ, ही हैड टू फाइंड आउट, उसे ये चीज पता लगानी होगी। अब जो इतिहास की किताबें उसने आज तक पढ़ी है, उस इतिहास की किताबों के हिसाब से अब यानी 1947 के बाद ब्रिटिश जा चुके हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो खत्म हो गई थी, उससे पहले ही हो गई थी खत्म, वो तो उसके बाद ब्रिटिश राज यहाँ पे चालू हो गया था। तो जो आज तक उसने पढ़ा है वो सारी चीजें तो ये है, यानी जिस वास्तविक इतिहास को आप और हम जानते हैं। लेकिन अब ये भाई साहब कहीं सपनों में खो गए हैं। अब सपनों में नहीं खोए, एक्चुअली क्या हुआ इनके साथ आगे बताएंगे, लेकिन अभी इनके दिमाग में कुछ और बातें चल रही है और इनको लग रहा है यार ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली गई थी, खत्म हो गया था सब, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यार वो तो कहीं गई नहीं, यहाँ पर खड़ी है अभी भी बिल्डिंग और बढ़िया लोग ये तो फल फूल रहे हैं, मस्त अपना बिजनेस चला रहे हैं इंडिया के अंदर। यार पता लगाना होगा ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इतिहास मैं जानता हूं और उस इतिहास के अनुसार जैसा वर्तमान होना चाहिए, आज का वर्तमान वैसा है ही नहीं।
उससे अलग है। इसका मतलब इतिहास में कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो मुझे पता लगाना होगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। एज ही वॉकड अलॉन्ग हॉर्नबाय रोड एज इट वॉज कॉल्ड, और जैसे वो हॉर्नबाय रोड के साथ साथ चल रहा था, जैसा कि उसे पुकारा जाता था, ही फाउंड अ डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स, उसे अलग अलग तरह की दुकानें लगी दिखने लगी, एंड ऑफिस बिल्डिंग, और अलग अलग तरह की ऑफिस बिल्डिंग्स उसे दिखने लगी। देयर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, कहीं पर भी हैंडलूम हाउस बिल्डिंग नहीं थी। इंस्टेड, उसकी हैंडलूम हाउस बिल्डिंग होती है जिसके अंदर हाथ से आप जो सामान बनाते हैं वो सामान बेचा जाता है, ठीक है। और हैंडलूम इंडस्ट्री वैसे सामान्यतः बुनकर लोग जो कपड़ा बनाते हैं उससे संबंधित होती है मूल रूप से, तो है ना। तो हैंडलूम का मतलब होता है जहां पर हाथ से कपड़े बनाए जाते हो, मशीनों से नहीं। इंस्टेड, उसकी जगह पर देयर वर बूट्स एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंट स्टोर, वहां पर बूट के मतलब बड़े बड़े जो जूते होते हैं ऊपर तक जो आते हैं, बूट्स के और वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर थे। इंपोजिंग ऑफिसेज ऑफ लेयर्ड्स, लेयर्ड्स के ऑफिस वहां बने हुए थे, बार्कलेस के थे, और दूसरे जो ब्रिटिश बैंक्स थे उनके ऑफिसेज वहां पर या बैंक्स वहां पर बने हुए थे। एज अ टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ अ टाउन इन इंग्लैंड, जैसे कि कोई टिपिकल या विशिष्ट हाई स्ट्रीट यानी कि बाजार देखने को मिलता है किसी भी इंग्लैंड के टाउन में, यानी कि बॉम्बे बॉम्बे जैसा दिख ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो इंग्लैंड के किसी शहर में आ गए हैं। He turned right along Home Street and entered Forbes building, वह सीधे हाथ की ओर मुड़ा होम स्ट्रीट की तरफ और उसने फोर्ब्स बिल्डिंग के अंदर प्रवेश किया। I wish to meet Mr. विजय गायतोंडे प्लीज, he said to the English receptionist। अब ये कौन है विनय गायतोंडे, अभी आगे पता चलेगा, ठीक है। तो वह उन्होंने कहा कि मेरी मिस्टर विनय गायतोंडे से मिलने की इच्छा है प्लीज। उसने एक इंग्लिश यानी एक अंग्रेज रिसेप्शनिस्ट यानी कार्यालय में स्वागतकर्ता कक्ष में जो व्यक्ति बैठा होता है, रिसेप्शन पे जो बैठा होता है, उससे कहा। शी सर्च थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, उसने पूरी टेलीफोन लिस्ट को छान मारा, उसमें ढूंढा। द स्टाफ लिस्ट में भी ढूंढा। देन थ्रू द डायरेक्टरी, उसके बाद विवरण पत्रिका डायरेक्टरी में भी उसने ढूंढा। ऑफ एम्प्लॉयज, जिसमें सारे एम्प्लॉयज का नाम लिखा हुआ था। ऑफ ऑल द ब्रांचेस, सभी शाखाओं से संबंधित जो कि इस फर्म में, इस संस्था में काम करते थे। शी शूक हर हेड एंड सेड, उसने अपना सर हिलाया और कहा, आई एम अफ्रेड आई कांट फाइंड एनीवन ऑफ दैट नेम आइदर हियर और इन एनी ऑफ आवर ब्रांचेस। मैं क्षमा चाहती हूँ या मुझे डर है कि भाई मैं ऐसा कोई नाम नहीं ढूंढ पाई, इस नाम का कोई व्यक्ति काम नहीं करता, ना तो हमारी इस बिल्डिंग में ना ही किसी और अन्य ब्रांच में। आर यू श्योर ही वर्क्स हियर, क्या आप निश्चित हैं कि वह यही काम करता है। दिस वॉज अ ब्लो, और ये उनके लिए एक झटके की बात थी। नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड, लेकिन उनको पूरी तरह से इस बार ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। जब से वो ट्रेन में चढ़े हैं उनके साथ अनएक्सपेक्टेड चीजें ही हो रही है, अनअनुमानित चीजें ही हो रही है, जिसका वो अनुमान भी नहीं लगाया उन्होंने जीवन में कभी। तो उनके लिए आश्चर्यजनक तो था, धक्का तो लगा उन्हें, इतना ज्यादा नहीं लगा। इफ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, अगर वह स्वयं इस संसार में मर जाते हैं, व्हाट गारंटी हैड ही दैट हिज सन वुड बी अलाइव। तो यानी कि वह जो विनय गायतोंडे साहब है वो कौन है, वो उनके बेटे हैं। अगर वे इस संसार में मर सकते हैं तो क्या गारंटी है कि उनका बेटा जो है जिंदा होगा। इंडीड, निश्चित तौर पर, ही मे नॉट इवन हैव बीन बॉर्न, और हो सकता है कि वह अभी तक शायद उसका जन्म ही ना हुआ हो, केवल उनके ख्यालों में ही कोई विनय गायतोंडे हुआ हो जिसका जन्म हुआ हो, बाकी वास्तविकता में इस संसार में कोई विनय गायतोंडे है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ही थैंक द गर्ल पोलाइटली, उन्होंने विनम्रता पूर्वक उस लड़की का धन्यवाद दिया। एंड केम आउट, और बाहर आ गए। इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे, और ये उनकी एक विशेषता थी उनके कैरेक्टर की, यानी कि उनके कैरेक्टर यानी उनके चरित्र की एक विशेषता थी कि वो कभी भी इस बारे में चिंता नहीं करते थे कि वो कहाँ ठहरेंगे, कहाँ रुकेंगे। हिज मेन कंसर्न वॉज टू मेक हिज वे टू द लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री। उनका मुख्य कंसर्न, उनकी मुख्य चिंता का विषय था कि भाई उन्हें अपना रास्ता खोजना था उस लाइब्रेरी में जाने के लिए, जिस लाइब्रेरी का नाम था द एशियाटिक सोसाइटी, ताकि वो जो पहेली है इतिहास की उसे सुलझा सके। ग्रैबिंग अ क्विक लंच, तुरंत प्रभाव से थोड़ा सा लंच लेकर के एक रेस्टोरेंट के अंदर, ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल, उन्होंने अपना रास्ता बनाया, अपना रास्ता खोजा और टाउन हॉल की तरफ जाना उन्होंने शुरू कर दिया। यस, हाँ, टू हिज रिलीफ, उनकी राहत वाली बात थी, टाउन हॉल वॉज देयर, के टाउन हॉल अभी भी वहीं था, टाउन हॉल हटके और कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं बनी थी। एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी, इसमें लाइब्रेरी भी थी। ही एंटर्ड द रीडिंग रूम, वो जहां पर बैठ करके आप लाइब्रेरी से किताब लेके जहां बैठ कर पढ़ते हैं
उसे रीडिंग रूम कहा जाता है। तो उन्होंने रीडिंग रूम में प्रवेश किया एंड आस्क्ड फॉर अ लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स इंक्लूडिंग हिज ओन, यानी कि वह स्वयं भी इतिहास के लेखक हैं। उन्होंने कुछ लिस्ट मांगी हिस्ट्री बुक्स की जिसमें उनकी भी किताबें थी। His 5 वॉल्यूम ड्यूली अराइव्ड ऑन हिज टेबल, और उनकी 5 खंडों में लिखी हुई किताब जो है उनकी टेबल पर आई। He started from the beginning, और उन्होंने शुरुआत से पढ़ना शुरू किया। वॉल्यूम 1 took the history up to the period of अशोका। वॉल्यूम 1 यानी कि एक किताब है जिसके 5 भाग हैं, पार्ट 1 2 3 4 5। तो जब वो पार्ट 1 पढ़ रहे हैं उसमें वो अशोका के पीरियड तक पढ़ते हैं कि अशोका के काल तक कैसा कैसा भारत चला। वॉल्यूम 2 टू समुद्रगुप्त, और वॉल्यूम 2 में समुद्रगुप्त तक का इतिहास था। वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद गौरी, वॉल्यूम 3 के अंदर मोहम्मद गौरी तक का इतिहास था, है ना, 1 2 एंड वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब, और वॉल्यूम 4 के अंदर उन्होंने औरंगजेब की मृत्यु तक का इतिहास लिखा था। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज ही न्यू इट, द चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम, और अंतिम जो वॉल्यूम था उसमें तब से लेकर के अब तक का यानी वर्तमान समय तक का इतिहास लिखा गया था। और ये बात स्पष्ट थी, ये बात तय थी, साफ तौर पर दिख रही थी कि जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी परिवर्तन हुए हैं इतिहास में, वो इस वाले लास्ट वाले वॉल्यूम के अंदर ही हुए हैं, यानी वॉल्यूम 5 में ही सारे चेंजेस हुए हैं। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इनवर्ड्स, Gangadhar Pant finally covered on the precious moment where history had taken a different turn. अब क्या हुआ, वो हिस्ट्री को पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नहीं पढ़ रहे, वो शुरुआत से भी पढ़ रहे हैं और किताब को अंत से आगे भी पढ़ रहे हैं, फिर आगे से बढ़ रहे हैं, फिर पीछे से आगे बढ़ रहे हैं, फिर आगे से पीछे, पीछे से आगे, मतलब दोनों तरफ से किताब को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन्हें इतिहास के उस बिंदु की तलाश है जिस बिंदु पर आकर चीजें बदल गई। तो वर्तमान का जो इतिहास उन्होंने लिखा है वो बिल्कुल ही अलग है, लास्ट वाला जो इतिहास लिखा है वो थोड़ा बहुत मिलता है, थोड़ा बहुत अलग है। तो वो ऐसे पढ़ रहे हैं किताब को, पीछे से आगे से पीछे की ओर भी पढ़ रहे हैं, पीछे से आगे की ओर भी पढ़ रहे हैं, ताकि उस बिंदु को ढूंढ सके जिस बिंदु पर आकर के, जिस पॉइंट पे आकर इतिहास बदल गया। ठीक है, तो यहीं पे ये बात कही गई है। वो वॉल्यूम नंबर 5 को पढ़ रहे थे दोनों एंड से अंदर की ओर। गंगाधर पंत फाइनली कवर किया, उन्होंने केंद्रित किया हुआ था ऑन द प्रीशियस मूवमेंट, उस बहुमूल्य क्षण पर वो पहुंचे वेयर हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न, जहां पर हिस्ट्री या इतिहास बदल गया था। दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत, और वे पेज जो था उस किताब में वह डिस्क्राइब कर रहा था पानीपत के युद्ध को। एंड इट मेंशन दैट द मराठास वॉन इट, और इसमें यह दिखाया गया था कि मराठास ने उन युद्ध को जीत लिया हैंडसमली, बहुत ही शानदार तरीके से। अब्दाली वॉज राउटेड, अब्दाली को हरा दिया गया था, एंड ही वॉज चेस्ड बैक टू काबुल बाय द ट्रम्पिट मराठा आर्मी लेड बाय सदाशिव राव भाऊ एंड हिज नेफ्यू द यंग विश्वास राव। और अब्दाली जो है उसे पीछे तक भगा दिया गया, हरा करके भगाया गया उसे काबुल तक, वापस काबुल भेज दिया, जो हारी हुई, सॉरी ट्रम्पेट का मतलब होता है जो जीती भी थी, यानी विजेता मराठा सेना जो थी उसके द्वारा, जिसकी लीडरशिप किसके हाथ में थी, लीड कौन कर रहा था, उसको नेतृत्व कौन कर रहा था उस मराठा सेना का, सदाशिव राव भाऊ, और उनके भतीजे जो जवान से छोटे से थे अभी, विश्वास राव। द बुक डिड नॉट गो इनटू द ब्लो बाय ब्लो अकाउंट, देखो ब्लो बाय ब्लो अकाउंट वर्ड हमने देखा था, यानी कि युद्ध का विस्तृत विवरण इस किताब में नहीं था, ऑफ बैटल इटसेल्फ, यानी पूरे के पूरे युद्ध का, रेदर इसके स्थान पर इट एलिबरेटेड इन डिटेल इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, बल्कि इसने विस्तार से बताया था कि युद्ध के, मराठाओं ने युद्ध जीत लिया तो उसके क्या नतीजे निकले, फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया, जहां पर शक्ति के लिए संघर्ष हुआ भारत में, है ना, पावर स्ट्रगल का मतलब होता है शक्ति संघर्ष, और ये शक्ति संघर्ष किसके लिए है, तो ये सत्ता संघर्ष है वास्तविकता में, है ना, कि सत्ता की पावर किसके हाथ में रहेगी, सत्ता किसके हाथ में रहेगी। गंगाधर पंत रेड थ्रू द अकाउंट एविडली, उसने उत्सुकता पूर्वक उस सारी की सारी घटनाओं को पढ़ा। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली हिज, यानी कि जो लिखने का तरीका था इसमें निश्चित तौर पे कोई गलती की गुंजाइश भी नहीं थी, उसकी खुद की ही थी राइटिंग स्टाइल, यानी कि किताब लिखने का तरीका। येट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, फिर भी वह उस घटना को पहली बार पढ़ रहा था।
Their victory in the battle was not only a great moral booster to the Marathas, but it also established their supremacy in the northern India. तो इनकी मराठाओं की जो जीत थी युद्ध के अंदर, वो मात्र एक महान मॉरल बूस्टर यानी साहस बढ़ाने वाली ही नहीं थी केवल टू द मराठास, बट ऑल्सो बल्कि स्टैब्लिश्ड देयर सुपरमर्सी यानी उनकी श्रेष्ठता को स्थापित कर दिया था इस जीत ने कि भाई नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, उत्तरी भारत में भी मराठाओं का परचम लहरा रहा था. द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दीज डेवलपमेंट्स फ्रॉम द साइड लाइन, और जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी इन सारे के सारे विकासों को, डेवलपमेंट को, यानी कि कैसे वो जीत करके विकसित होते जा रहे हैं, साइड लाइन से देख रही थी, गॉट द मैसेज एंड टेम्पररी शेविल्ड इट्स एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम. उन्हें संदेश साफ तौर पर मिल गया था और उन्होंने अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया था, टाल दिया था उनकी विस्तारवादी नीति को. यानी कि उनका विस्तारवादी कार्यक्रम जो था कि हम भारत में जाएंगे, व्यापार के नाम से जाएंगे, वहां व्यापार का विस्तार करेंगे, धीरे धीरे राजाओं को अपने कब्जे में लेंगे, एक राजा से दूसरे राजा को लड़ाएंगे और पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे. ये उनकी विस्तारवादी नीति थी. इस विस्तारवादी नीति को मराठाओं के बढ़ते हुए वर्चस्व के कारण उन्होंने टाल दिया, स्थगित कर दिया कि अभी नहीं करेंगे. जब तक मराठा बहुत ज्यादा पावरफुल हैं तब तक हम ये काम, विस्तार का जो काम है भारत में, हम अभी नहीं करेंगे. ठीक है, ये कौन सा इतिहास है? ये वो इतिहास है जो हम में से कोई नहीं जानता, क्योंकि ये इतिहास किसी एक इंसान के केवल दिमाग में ही चल रहा है, ये वास्तविक इतिहास है ही नहीं. फॉर द पेशवा द इमीडिएट रिजल्ट वॉज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ भाऊ साहेब and Vishwas Rao, who eventfully succeeded his father in 1780 AD. The troublemaker Dada Saheb was relegated to the background and he even actually retired from state politics. आगे क्या हुआ कि फॉर द पेशवास, पेशवाओं के लिए क्या था, इमीडिएट जो तत्कालिक जो परिणाम निकले थे, वॉज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ भाऊ साहिब, कि भाऊ साहिब का जो प्रभाव है वो भारत देश में बहुत ज्यादा या वहां की राजनीति में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था. एंड विश्वास राव, और विश्वास राव जो इवेंटफुली किसी कारणवश, किसी घटनावश सक्सीडेड यानी उत्तराधिकारी बन गए थे अपने पिता के 1780 ईडी के अंदर. द ट्रबल्ड मेकर दादा साहेब, तो समस्या पैदा करने वाले जो दादा साहेब थे, वॉज रेलिगेटेड, वो अपने आप में सीमित हो गए, टू द बैकग्राउंड यानी वो बैकग्राउंड में अपने आप को रखते थे. और अंततः इवन एक्चुअली ही रिटायर्ड फ्रॉम द स्टेट पॉलिटिक्स, यानी कि राज्य की जो भी राजनीति का कार्य था, राजनीति का सारा का सारा जो एक राजा या राजा का सहयोगी या सलाहकार जो राजनीति करता है, उन सब से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, अपने आप को पीछे हटा लिया. टू इट्स डिसमे, निराशा की बात थी, द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने ही जैसा प्रतिद्वंदी मिल गया था. द न्यू मराठा रूलर विश्वास राव, नए मराठा साम्राज्य के जो राजा थे विश्वास राव साहब, ही एंड हिज ब्रदर, वह और उनके भाई जिनका नाम था माधव राव, कंबाइंड पॉलिटिकल एक्यूमेन, उन्होंने समझदारी से अपने पॉलिटिकल एक्यूमेन की समझदारी को दिखाया, विथ वेलर, बहादुरी के साथ, सिस्टमेटिकली यानी कि बिल्कुल सही तंत्रानुसार, क्रमानुसार, एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने अपने प्रभाव को पूरे भारत में फैला लिया था. द कंपनी वॉज रिड्यूस टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, और कंपनी का जो प्रभाव था वो केवल छोटे छोटे इलाकों में था उनका प्रभाव, जैसे कि बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में. जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल्स, जैसे कि उनके यूरोप निवासी जो प्रतिद्वंदी थे उनके समान, जैसे कि पोर्टुगीज हो गए और फ्रेंच हो गए. तो पहले फ्रेंच आर्मी भी कुछ समय तक भारत के कुछ हिस्सों पर राज कर चुकी है, पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली लोग भी राज कर चुके हैं, तो यूरोपियंस भी राज कर चुके हैं. तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी उन्हीं की तरह बहुत छोटे इलाके पर अपना कब्जा कर पाई. फॉर पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारणों से, द पेशवाज केप्ट द पपेट, मुगल रिजाइन, तो पेशवाज जो थे उन्होंने कठपुतली बना के रखा हुआ था मुगल शासन को, सल्तनत को, अलाइव इन दिल्ली, उन्हें जीवित बनाए रखा, उन्हें मारा नहीं दिल्ली में, दिल्ली पर अपना कब्जा नहीं किया, दिल्ली पर मुगलों का ही शासन रहने दिया. इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, दीज डेफेक्टो यानी कि वास्तविक या असली रूलर्स जो थे फ्रॉम पुणे, वर एस्ट्यूट, बुद्धिमान, वो इतने बुद्धिमान थे, इनफ टू रिकग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर टेक्निकल एज ड्रॉनिंग इन यूरोप, कि किस तरीके से मशीनी और तकनीकी युग जो है उसकी
शुरुआत हो चुकी है, उसका उदय हो रहा है, प्रारंभ हो चुका है यूरोप के अंदर। तो यहां पर क्या हो रहा है कि भैया मुगल बादशाह जो थे उन्हें अपनी कठपुतली बना करके रखा हुआ था पेशवाओं ने, कि जैसे हम बोलेंगे वैसे ही चलना है, नहीं तो कभी भी उतार के फेंक देंगे, फिर कोई बादशाहत नहीं रहेगी। तो जब तक जियो आराम से मस्त बादशाहत को एंजॉय करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, तुम हमारे से मत करना, हम तुमसे नहीं करेंगे, बाकी जो समझौता है वो आपस में कर लिया। और उसी समय इन दोनों भाइयों ने, जो पुणे के अंदर जो बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने समझा कि भाई मशीनी और तकनीकी युग जो है उसकी शुरुआत हो रही है यूरोप में। दे सेट अप देयर ओन सेंटर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इस तरीके से उन्होंने अपने खुद के केंद्र खोलना शुरू कर दिया जो विज्ञान और तकनीकी से संबंधित थे। हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी सॉ अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, और यहीं पर जब इन्होंने विज्ञान और तकनीकी के केंद्र खोलने की सोची, तभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और अवसर देखा अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए। इट ऑफर्ड एड, उन्होंने सहायता की पेशकश की, एक्सपर्ट्स दिए। दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर सेल्फ सफिशिएंट, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो केवल और केवल जितने भी लोकल यानी कि स्थानीय केंद्र हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। द 20th सेंचुरी ब्रॉट अबाउट फर्दर चेंजेस, और 20th सेंचुरी जो थी वो आगे के परिवर्तन लेकर के आई, इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट, जो कि पूर्वी देशों से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। पूर्वी देश वो यूरोपियन कंट्रीज के लिए कहा जाता है। इंडिया मूव टूवर्ड्स अ डेमोक्रेसी, इंडिया जो है एक लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ रहा था। बाय देन, तब तक द पेशवाज हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइज एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज, और तब तक पेशवाज जो है वो अपने प्रभाव को, एंटरप्राइज को, अधिकार को खो चुके थे, और वो धीरे धीरे रिप्लेस किए जा रहे थे। रिप्लेस मतलब उनकी जगह पर, जो पेशवा राजा थे उनकी जगह पर धीरे धीरे कौन आ रहे थे? डेमोक्रेटिक इलेक्टेड बॉडीज आ रही थी। लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए जो भी सरकारी तंत्र है वे उनके स्थान पर आ रहे थे। द सल्तनत ऑफ दिल्ली, तो जो सल्तनत थी दिल्ली की, सर्वाइव्ड इवन दिस ट्रांजिशन, इस परिवर्तन के दौरान भी वह सर्वाइव करती रही, लार्जली बिकॉज इट विल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस, और बहुत बड़े पैमाने पर इसलिए क्योंकि वास्तविकता में उनका कोई अधिकार था ही नहीं, उनका कोई प्रभाव था ही नहीं। द शहंशाह ऑफ दिल्ली वॉज नो मोर अ फिगर हेड, यानी कि जो शहंशाह था दिल्ली का वो अब केवल नाम मात्र का शासक रह गया था, वास्तविकता में वो कोई हेड या मुखिया था ही नहीं। टू रबर स्टैम्प, यानी वह बस केवल एक अपनी मुहर लगाने वाला, एक रबर स्टैम्प बन के रह गया था, निर्जीव की तरह। द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट, जो भी सेंट्रल पार्लियामेंट यानी कि केंद्रीय जो संसद है उसके द्वारा जो भी सिफारिशें की जाती थी वह बस उस पर मोहर लगा देता था। यानी अभी भी दिल्ली का जो शासक है वो केवल और केवल क्या बना रहा है? केवल और केवल कठपुतली है। पहले पेशवा के हाथों में था, अब जो सेंट्रल पार्लियामेंट है यानी केंद्रीय संसद है उसके हाथों की कठपुतली था। एज ही रेड ऑन, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, गंगाधर पंत बिगेन टू अप्रिशिएट द इंडिया ही हैड सीन, तो गंगाधर पंत जो है उसने पसंद करना, प्रशंसा करना शुरू कर दिया उस इंडिया की जो उसने देखा था। इट वॉज अ कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी, एक ऐसा देश जो कभी भी गुलाम नहीं रहा फॉर द वाइट मैन, श्वेत लोगों का। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, इसने अपने पैरों पर खड़े होने सीखा। एंड न्यू व्हाट सेल्फ रेस्पेक्ट वॉज, और जाना समझा कि सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान क्या होता है। फॉर अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली कमर्शियल रीजंस, जो उनकी पोजीशन थी स्ट्रेंथ की यानी उनकी ताकत का जो स्थान था, और प्योरली शुद्धतम कमर्शियल, कमर्शियल यानी कि आपके आर्थिक या व्यापारिक जो कारण थे उनसे। इट हैड अलाउड द ब्रिटिशर टू रिटेन बॉम्बे एज द सोल आउटपोस्ट ऑन द सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने अलाउ किया ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश के निवासियों को, ब्रिटेन के निवासियों को, कि वे बनाए रखें अपना अधिकार बॉम्बे पे, क्योंकि वह एकमात्र आउटपोस्ट है सब कॉन्टिनेंट की। यानी इस सब कॉन्टिनेंट, भारत जो सब कॉन्टिनेंट है उस पर एकमात्र ही ऐसी जगह है जहां से हम विदेशों में व्यापार कर सकते हैं। दैट लीज वॉज टू एक्सपायर इन द ईयर ऑफ 2001, और जिस लीज पर उन्हें बॉम्बे दिया गया था वो लीज खत्म होने वाली थी 2001 में। अकॉर्डिंग टू अ ट्रीटी ऑफ 1908, एक 1908 के अंदर जो ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी, उसके अनुसार। ध्यान रखना जितना भी इतिहास हम पढ़ रहे हैं, ये ट्रीटी ऑफ 1908 और 2001 में स्वतंत्र हो जाएंगे, ये सब काल्पनिक है, ये सब गायतोंडे सर के सर में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं हुआ। गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री ही न्यू विथ ही वॉज विटनेसिंग अराउंड हिम,
गंगाधर पंत जो है वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, वह कंपेयर कर रहा था इन दोनों देशों को, जो दो देश वह जानता था और जो देश वह अपने आंखों के सामने देख रहा था। जो देश वह जानता था वह वास्तविक है और जो वो आंखों के सामने देख रहा है वो काल्पनिक है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही साथ ही फेल्ट दैट हिज इन्वेस्टिगेशंस वर इनकम्प्लीट। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जो भी खोजबीन वो कर रहा है वो सारी की सारी इनकम्प्लीट है, वे सारी की सारी अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है। हाउ डिड द मराठास विन द बैटल? तो यहां ढूंढने का उसने प्रयास किया कि मराठास ने वो बैटल जो अब्दाली के खिलाफ था उसे जीता कैसे, क्योंकि वास्तविक इतिहास में तो हार गए थे। टू फाइंड द आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट्स ऑफ द बैटल इटसेल्फ। इसके लिए उसे जो बैटल के, जो युद्ध के विवरण है, वर्णन है, उन्हीं को देखना होगा, उसी से उन्हें पता लगेगा। ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जर्नल्स बिफोर हिम। वह वेंट थ्रू का मतलब होता है उनसे गुजरने लगा, उन्हें देखने लगा, सारी की सारी जो बुक्स थी, सारी की सारी जो जर्नल्स, पत्रिकाएं थी उसके सामने। एटलीस्ट आखिर में अमंग द बुक्स ही फाउंड वन दैट गिव हिम द क्लू। इन्हीं बुक्स के बीच में उसे एक ऐसी किताब मिली जिसे उसे संकेत मिला, एक क्लू मिला। इट वॉज भाऊ साहेबाची भाकर। उस किताब का नाम था भाऊ साहेब की भाकर, यानी भाऊ साहेब की कहानी। Although he seldom relied on the भाकर्स ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस, हालांकि वह खुद एकमात्र जिस चीज पर निर्भर रहता था वो कहानियां ही होती थी, भाकड़ ही होती थी, जो कि हिस्टोरिकल एविडेंस माना जाता था। ही फाउंड देम एंटरटेनिंग, क्योंकि वह उसे बहुत ही मनोरंजक या रोचक लगती थी टू रीड, मतलब पढ़ने में मजा आता था। समटाइम्स बरिड इन द ग्राफिक बट डॉक्टरेट अकाउंट्स, ठीक है। कई बार ग्राफिक यानी सजीव वर्णन में कुछ चीजों को ढक दिया जाता था, बरी कर दिया जाता था, जो वास्तविकता में हुआ था उस चीज को दबा दिया जाता था और कुछ फेर बदल कर दिया जाता था। जो वास्तविक अकाउंट होता था, वास्तविक कहानी या घटना होती थी, उसको थोड़ा सा बदल देते थे, ठीक है। जैसे राजा ने गोली मारी शेर को, तो उससे पहले ये लिख दिया जाता था कि राजा ने 10 मिनट तक शेर से खाली हाथ लड़ाई करी और अंत में उनके हाथ में बंदूक लगी, उन्होंने उठा के गोली मार दी। यानी कि ऐसे अकाउंट्स में चीजें थोड़ी एग्जेसरेट करके, बड़ा चढ़ा करके बताई जाती है, वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। ही कुड स्पॉट द जर्म, यानी कि वह ढूंढ सकता था उस कण को, आवेश को, संकेत को, जो कि सत्य था। मतलब वो पता लगा लेता था ऐसी कहानी पढ़ के कि इसमें से क्या सच है और क्या सत्य नहीं है। ही फाउंड वन नाउ इन 3 लाइन अकाउंट, उसे अब मिल गया था एक 3 लाइन की छोटी सी घटना ऑफ हाउ क्लोज विश्वास राव हैड कम टू बीइंग किल्ड, कि विश्वास राव कितने करीब पहुंच चुके थे अपनी मृत्यु के, यानी वो मारे जा सकते थे। एंड देन, और तभी विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स, विश्वास राव ने अपने घोड़े को संकेत दिया टू मिली, यानी भीड़ भाड़ वाले युद्ध के क्षेत्र में चला जाए। वेयर द एलाइट ट्रूप्स वर फाइटिंग, जहां पर एलाइट ट्रूप्स कौन होते हैं, जो बड़े योद्धाओं वाला, जो बड़े और महान योद्धाओं का ग्रुप होता है, वे वहां लड़ रहे थे। ही अटैक्ड देम, उसने उन पर अटैक किया। एंड गॉड वॉज मर्सीफुल, और भगवान बहुत ही दयालु थे। अ शॉट ब्रश्ड पास्ट हिज ईयर, उसके कान के पास से एक गोली निकली। इवन द डिफरेंस ऑफ अ तिल, तिल मतलब अपन जिसको तिल बोलते हैं, तिल मात्र का भी अगर गैप या अंतर होता, वुड हैव लेड हिज डेथ, अगर तिल मात्र का भी अंतर होता तो उसकी मृत्यु हो जाती। यानी उसको, उस पर किसी सैनिक ने गोली चलाई और कान के पास से निकल गई, अगर तिल मात्र का भी अंतर होता तो भाई साहब की डेथ हो जाती। At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day. और 8 बजे रात के लगभग लाइब्रेरियन जो है उसने विनम्रता पूर्वक याद दिलाया उस प्रोफेसर को कि भैया लाइब्रेरी जो है उसके बंद होने का समय आ गया है आज का। गंगाधर पंत इमर्ज फ्रॉम हिज थॉट, वह अपनी विचारों से बाहर निकले। लुकिंग अराउंड, चारों तरफ देखते हुए, ही नोटिस दैट ही वॉज द ओनली रीडर लेफ्ट इन द मैग्निफिसेंट हॉल, और उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने ध्यान दिया, इतने बड़े लाजवाब शानदार हॉल में अब वे अकेले ही बैठे पढ़ रहे हैं और कोई भी नहीं पढ़ रहा है। दैट इज द पावर ऑफ रीडिंग। कोई भी चीज हम पढ़ने बैठते हैं, उसमें इंटरेस्ट आता है तो आसपास की दुनिया शून्य हो जाती है, पता नहीं चलता आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप उस किताब को पढ़ने में इतना खो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए काफ़ी लंबे समय से मैंने किताब नहीं पढ़ी है, क्योंकि जब मैं किताब पढ़ना शुरू करता हूँ तो मैं कहीं भी जाऊँ वो किताब मेरे साथ ही जाएगी। खाते समय, सोते समय भी, उठते समय भी, कुछ मैं काम कर रहा हूँ तब भी मैं वो किताब लगातार पढ़ते रहता हूँ। तो कई बार ऐसी घटना हो गई कि मैं अपने दोस्तों से मिलने गया और वो किताब तो मेरे साथ जानी ही थी, क्योंकि वो किताब पूरी नहीं हुई थी। तो वो बैठे आपस में बातें कर रहे हैं, बस 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 भाई एक
एक पेज, बस ये पेज पढ़ के रख रहा हूँ, बस ये पेज पढ़ के। और वो मुझे डांटते रहते थे, अरे यार तू किताब में ही लगा रहता है, घर ही बैठ के पढ़ ले, किताब पढ़नी है तो यहाँ क्यों आया फिर हमसे मिलने के लिए। तो वो उस तरह का माहौल हो जाता है। तो वास्तविकता में जब आप बहुत ही गहनता से, बहुत ही डीपली अगर आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो आप खो जाते हैं उस किताब के अंदर, ये निश्चित तौर पर होता है। आई बेग योर पार्डन सर, मैं क्षमा चाहती हूँ। बेग योर पार्डन का मतलब होता है क्षमा, क्षमा करना श्रीमान, क्षमा कीजिए श्रीमान, ठीक है। मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दीज बुक्स हियर फॉर माई यूज टुमारो मॉर्निंग। तो यहाँ पर वो प्रोफेसर साहब कहते हैं क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ये किताबें आप यहीं रहने दें ताकि मैं कल सुबह आके पढ़ सकूँ। बाय द वे व्हेन डू यू ओपन, खैर आपका जो ये लाइब्रेरी है कब खुलता है? 8 o'clock सर, तो सुबह 8 बजे खुलता है श्रीमान। द लाइब्रेरियन स्माइल्ड, लाइब्रेरियन ने मुस्कुराया। हियर वॉज अ यूजर एंड रिसर्च राइट आफ्टर हिज हार्ट, यानी कि यहां पर एक यूजर और रिसर्चर जो था, जो उसकी पसंद का व्यक्ति था। एज द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल ही शोड सम नोट्स इनटू हिज राइट पॉकेट, और एक प्रोफेसर होने के नाते जब वो टेबल से उठ रहे थे उन्होंने अपनी राइट साइड की पॉकेट में कुछ नोट्स जो उन्होंने बनाए थे उसे ठूस लिया। एब्सेंट माइंडेडली ही ऑल्सो शोड द भाकर इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट, और एब्सेंट माइंडेडली वो बहुत ज्यादा सोच नहीं रहते लेकिन गलती से उठा करके उन्होंने अपनी लेफ्ट पॉकेट में जो भाकर थी, जो किताब थी छोटी कहानी की, वो भी उन्होंने रख ली। ही फाउंड अ गेस्ट हाउस टू स्टे इन, उन्हें एक गेस्ट हाउस मिला, एक अतिथि गृह मिला जिसमें वो रुक सकते थे। एंड हैड अ फ्रूगल मील, और उन्होंने रास्ते का जो खाना होता है ना, जो आसपास के ठेलों वगैरह पे मिलता है, वो खा लिया। ही देन सेट आउट फॉर अ स्ट्रॉल टूवर्ड्स द आजाद मैदान, उसके बाद वो थोड़े से टहलने के लिए चले गए आजाद मैदान की ओर। इन द मैदान ही फाउंड अ थ्रॉन्ग मूविंग टूवर्ड्स अ पेडल, पेडल का मतलब होता है जो सामने की तरफ आगे जा रहे थे। तो हमने देखा कि मैदान के अंदर उन्होंने पाया कि बहुत बड़ी मात्रा में जनसमूह लोग जो है वो पेडल की ओर जा रहे थे। सो ए लेक्चर वाज टू टेक प्लेस, यानी एक लेक्चर होने वाला था। फोर्स ऑफ हैबिट टुक प्रोफेसर गायतोंडे टूवर्ड्स द पेडल, और अपने आप से मजबूर होने के कारण वो भी पेडल की ओर चले गए। द लेक्चर वाज इन प्रोग्रेस, लोग जो लेक्चर है वो चल रहा था। ऑल दो पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग, हालांकि लोग आ रहे थे और जा रहे थे। बट प्रोफेसर गायतोंडे वॉज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, लेकिन प्रोफेसर गायतोंडे जो है वह उस ऑडियंस की ओर नहीं देख रहे थे। ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म एज इट मेस्मराइज्ड, वे बस केवल उस प्लेटफॉर्म की ओर जहां व्यक्ति खड़ा होकर के भाषण दे रहा था, केवल उसी की ओर देख रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जादू से उस व्यक्ति ने सभी लोगों को बांध रखा है। मेस्मराइज मतलब किसी चीज को सुनते सुनते खो जाना, ये मेस्मराइजेशन का लक्षण होता है। देयर वॉज अ टेबल एंड अ चेयर बट द लेटर वॉज ऑक्यूपाइड, वहां पर एक टेबल और चेयर थी लेकिन बट द लेटर वॉज अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड का मतलब खाली पड़ी थी। द प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्यूपाइड, तो प्रेसिडेंट की जो चेयर होती है, देखो कहीं पे भी कोई भी सभा होती है ना, तो सभा में किसी एक व्यक्ति को सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है ना, किसी को गेस्ट बनाया जाता है, किसी को होस्ट बनाया जाता है, किसी को जो सचिव होता है वो सारा बोलने का काम करता है कि अब सर आएंगे और ये बोलेंगे। तो प्रेसिडेंट की जो चेयर थी वो खाली थी। द साइड स्टिर्ड हिम टू द डेप्थ, और इस दृश्य ने उसके अंदर तक हलचल पैदा कर दी। लाइक अ पीस ऑफ आयरन अटैक्ड टू अ मैग्नेट, जैसे कोई लोहे का टुकड़ा किसी चुंबक के ऊपर हमला कर देता है पास आते ही। ही स्विफ्टली मूव टुवर्ड्स द चेयर, और तेजी से वह उस चेयर की तरफ बढ़े। द स्पीकर स्टॉप्ड इन मिड सेंटेंस, और जो स्पीकर था वहां पर मिड सेंटेंस में रुक गया। टू शॉक्ड, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था, टू कंटिन्यू, बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस, लेकिन ऑडियंस को जल्दी आवाज मिल गई। वैकेट द चेयर, यानी कि वह चेयर खाली करो। दिस लेक्चर सीरीज हैज नो चेयर पर्सन, इस लेक्चर सीरीज के अंदर कोई भी चेयर पर्सन यानी सभापति नहीं है। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, उस प्लेटफॉर्म से अलग हो जाओ श्रीमान। द चेयर इज सिंबॉलिक, ये चेयर केवल सिंबल यानी प्रतीक के रूप में यहां रखी गई है। डोंट यू नो, क्या आप यह नहीं जानते? व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है ये। Whoever heard of a public lecture without a presiding dignitary, यानी कौन ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा क्यों होगा कि जो पब्लिक लेक्चर को सुनेगा बिना एक प्रेसिडिंग डिग्नेटरी यानी कि एक अध्यक्षता करने वाले महाशय के बिना। प्रोफेसर गायतोंडे वेंट टू द माइक एंड गेव वेंट टू हिज व्यूज, और प्रोफेसर गायतोंडे जो है माइक पर गए और वहां जाकर के उन्होंने अपने नजरिए को सबके सामने बताया। लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड अनचेयर्ड लेक्चर इज लाइक शेक्सपियर्स
हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। क्या बात, शानदार। अब जिन्होंने शेक्सपियर पढ़ी होगी वो जान भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी कि महिलाओं और सज्जनों, एक अनचेयर्ड, ऐसी चेयर जिस पर कोई प्रेसिडेंट ना बैठा हो, ऐसा लेक्चर बिल्कुल ऐसा है जैसे शेक्सपियर का जो बहुत ही बड़ा महाकाव्य जो है, शानदार ग्रंथ है हैमलेट, वो हो बिना प्रिंस ऑफ डेनमार्क के, जिसमें प्रिंस ऑफ डेनमार्क जो उसका मुख्य पात्र है वही ना हो। लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूं, बट द ऑडियंस वॉज इन नो मूड टू लिसन, लेकिन ऑडियंस का कोई इच्छा नहीं थी उसकी बात सुनने की। टेल अस नथिंग, हमें कुछ मत कहो, यू आर सिक ऑफ रिमार्क्स, आप फ्रॉम द चेयर, यानी कि आप जो भी टिप्पणी कर रहे हैं चेयर के बारे में, हम उससे परेशान हो चुके हैं। ऑफ वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद वालों के लिए, और लॉन्ग इंट्रोडक्शन, बड़े बड़े परिचयों के लिए, यानी कि हमें फालतू की बकवास नहीं चाहिए, हम यहाँ लेक्चर सुनना है। अब हमारे सामने ये आएंगे, ये इतने बड़े महान हैं, ये हैं वो हैं, तो आधा टाइम तो इसी में खराब हो जाता है। फिर दूसरा आएगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी अपने जीवन का अनमोल समय निकाल के आए, आधा टाइम इसमें खत्म हो जाएगा। हम यहाँ लेक्चर सुनने आए, हमें केवल लेक्चर सुनना है, हमें कोई प्रेसिडेंशियल चेयर यहाँ पर नहीं चाहिए। वी ओनली वॉन्ट टू लिसन टू द स्पीकर, हम केवल स्पीकर को सुनना चाहते हैं। वी एबॉलिश्ड द ओल्ड कस्टम लॉन्ग अगो, हमने समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया है उस पुरानी परंपरा को, उन पुरानी परंपराओं को हमने बहुत पहले समाप्त कर दिया है। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज, कृपया कर वो जो प्लेटफॉर्म है उसे खाली रखिए। बट गंगाधर पंत हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एट 999 मीटिंग्स एंड हैड फेस्ड द पुणे ऑडियंस एट इट्स मोस्ट हॉस्टाइल, यानी कि गंगाधर पंत जो है उन्हें अनुभव था 999 मीटिंग्स में बोलने का, और उन्होंने पुणे की ऑडियंस का भी सामना किया था जो बहुत ही ज्यादा विरोध या नाराजगी में थी। ही केप्ट ऑन टॉकिंग, वह फिर भी आगे अपनी बात को बोलते रहे। ही सून बिकेम अ टारगेट फॉर अ शावर ऑफ टमेटोज, और जल्द ही वह एक लक्ष्य बन गए उछलते हुए या सामने से आते हुए टमाटरों का, अंडों का और दूसरी वस्तुओं का, यानी आज जो लोग थे, श्रोतागण जो थे, उस पर टमाटर, अंडे, जूते, चप्पल फेंक के मारने लग गए। बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग valiantly to correct his sacrilege finally, लेकिन वे लगातार बने रहे, करते रहे उस काम को बहादुरी से, यानी स्पीच देते रहे। टू करेक्ट हिज सैक्रिलेज, यानी अपनी अनुचित बात को सही करने के लिए, यानी बहादुरी पूर्ण तरीके से उन्होंने जो गलत बात कही थी उसे सुधारने का प्रयास करते रहे। फाइनली द ऑडियंस स्वॉर्म्ड टू द स्टेज टू इजेक्ट हिम बोल्डली, अंत में पूरी की पूरी ऑडियंस जो है वो स्टेज पर इकट्ठी हो गई और उन्हें वहां से हटा दिया बहुत ही बोल्डली का, बॉडीली का मतलब होता है शरीर से धक्का देके हटा दिया उन्हें। एंड इन द क्राउड गंगाधर पंत वॉज नाउ नोवेयर टू बी सीन, और गंगाधर पंत जो है उस क्राउड में अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ओके गाइस, आगे देखते हैं। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर ठीक तरीके से समझ में आया होगा। प्रोफेसर गायतोंडे साहब हैं, कभी गंगाधर पंत बन जाते हैं, कभी प्रोफेसर गायतोंडे बन जाते हैं, और इनके दिमाग में ये सारी की सारी चीजें चल रही है जो वास्तविक संसार में नहीं है। आगे देखते हैं कैसे किससे इनकी बात होती है, जब इन्हें अंतर पता चलेगा या नहीं चलेगा, या इन ख्यालों में खोए रहेंगे। तो इस सारे सस्पेंस को जानने के लिए कल का लेक्चर जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।